हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद टेस्ट एंड लव। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। घटना चक्र में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था शासन। आज इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे संसद 3 का, जो कि ये है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। संसद पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया गया है, जो कि पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग तीसरा पार्ट करने वाले कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। घटना चक्र पॉलिटी के अलावा भी और भी सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो कि सामने शेड्यूल लगाया गया है। पॉलिटी है 7 बजे, जियोग्राफी सुबह 8 बजे होता है, इन्वायरमेंट सुबह 9 बजे, शाम को इकोनॉमी पढ़ाया जाता है 5 बजे और साइंस आता है 6 बजे, हिस्ट्री होता है शाम को 7 बजे। देखिए, घटना चक्र का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि घटना चक्र से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पैटर्न पर आते हैं। जब तक पैटर्न नहीं पता होगा प्रीवियस ईयर का, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई स्पष्टता नजर नहीं आएगी। घटना चक्र के सीरीज को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी इसमें सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं और इसमें वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि करंट अफेयर के मैगजीन है, दृष्टि आईएएस के और विजन आईएएस के। तो आप लोग उसको देखना चाहे तो मंथली कराया जाता है, उसको देख सकते हैं। और भी इसमें आरओ का टेस्ट चल रहा है, यूपीएससी का टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग अगर इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संसद 3, जो कि इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। इसमें जो पार्ट 1 में था लोकसभा, पार्ट 2 में था राज्यसभा, और आज पार्ट 3 में है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद कैसे प्रक्रिया होती है, विधायी प्रक्रिया। इसके नोट्स देखते हैं। संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 के संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए भी कह सकता है। यह बैठ जाना कहलाता है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर उसके दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है, अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक, धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर, वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर, तथा वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। देखिए, याद रखिएगा बैठक कितनी बार बुलाई गई है, तो 3 बार पूछता है क्वेश्चन में। कोई कानून विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के लोकसभा वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने को शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे है भारत की संसद, तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा में कुछ दिया गया है। इसमें राज्यसभा में कि 250 से अधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व, और यहाँ पे लोकसभा में कि 552 से अधिक सदस्य, 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स, यानी यहाँ पे एक्स है कि 10 है, अंकित स्थान पर निम्नलिखित बताना। यहाँ पर एक्स, यहाँ पे बताना है कि एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा, इंडियन तथा एक्स। तो बताना यहाँ पर किसको ठीक होगा। तो वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन सदन के किसी सदन को के लिए करवाना, ये गलत है। 20 से अधिक नाम निर्देशित सदस्य, ये गलत है। इस संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो यह एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही बताना है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण विषय में सूचित करता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और संसद राष्ट्रपति और दो सदनों में से मिलकर बनेगी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, तो यह संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, तो ये सही है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बनकर ही तो संसद बनते हैं। फिर है, भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, देखिए वही क्वेश्चन है। फिर है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इसमें बताना है कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, सेम क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा कैसे बनता है। भारतीय संसद के गठन वही है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए बार बार वही क्वेश्चन सेम दोहराता जा रहा है, तो याद कर लीजिए। अब निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, देखो इसमें बताना है, तो उपराष्ट्रपति नहीं होगा इसमें, बाकी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति होगा। एक बार याद हो जाएगा तो फिर कोई क्वेश्चन चाहे इतना बार भी आ जाए, घुमा फिरा कर सही होगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो कम से कम 2 बार तो होना आवश्यक ही है। होना तो 3 चाहिए, लेकिन कम से कम 2 है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का, तभी 2 होगा, 2 बार। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो यह होता है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा, मतलब सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो यह होता है 60 दिन, मतलब 2 महीने का। एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन को, तो 2 माह के लिए। अभी ऊपर भी वही सेम क्वेश्चन था, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, 60 दिन अनुपस्थित रहता है। तो फिर यहाँ पर है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित नहीं रहा, तो ये था राज्यसभा का। देखिए इसका सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव
उठाया जा सकता है तो जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है, तो यह सही है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित तो किया गया, यह भी सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया, देखिए परिभाषित कोई नहीं किया गया, वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाता है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल, संघीय संसद या, तो इसमें देखिए दोनों है, ए और बी, संघीय संसद या राष्ट्रपति और राज्यपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो यह है अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो यह होता है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो यह किया गया अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, तो यह होता है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही बताना है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। सेकंड है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो देखिए ये गलत हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है, तो देखिए ये भी सही नहीं है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामी सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, तो ये भी गलत है। तो इसमें देखा जा रहा है कि सही कोई नहीं है, राज्यसभा का सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसमें सही नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों तथा यथा असम के स्वायत्त शासी जिलों एवं लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा के निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी समानतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, तो इसमें सही बताना है, तो केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, तो ये सही है। और किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है, तो ये भी सही है। इसमें ए और सी सही होगा और बी और डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो यह है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, सही है। संबंधित राज्यों की सहमति से, ये भी सही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन लागू कर रहने की अवस्था में, ये भी सही है। राष्ट्रपति हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो यह है अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक होता है कि भारत का राष्ट्रपति उससे ऐसा करने का निर्देश न दे, तो ये गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो ये सही हो जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू, तब ये भी सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो यह होती है बिना किसी राज्य की सहमति के, जरूरी नहीं है सहमति हो। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो यह होता है संसद। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, तो यह होता है बैठ जाना। देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे, इसीलिए नोट्स पढ़ना जरूरी होता है। फिर अगला है, संसद में शून्यकाल का समय, तो वही है शून्यकाल समय 11 बजे से लेकर 12 बजे तक।
और 12 से 1 बजे तक करीब हो जाता है लंच का टाइम। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, तो यह होता है सत्र का प्रथम घंटा, नहीं जब प्रथम विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, नहीं प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात काल। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें हो सकता है। देखिए यूपीपीसीएस 2021 का है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था के किस देश की देन है, तो ये भारत की देन है, खुद का बनाया हुआ है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि तो 1 घंटा का होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो यह होता है प्रश्न उत्तर सत्र। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, तो यह होती है द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है, तो यह होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगला है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा, तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो यह करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वही करेगा स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है, तो यह करता है स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो वही है लोकसभा का अध्यक्ष। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है, तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। वही सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, तो सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। संयुक्त भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कब हुआ था। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को आयोजित हुई तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। इसमें बताना है, उत्तर दीजिए कौन सा सही है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, गलत। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी गलत। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ये भी गलत। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो यह हुआ था दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो यह होती है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, तो यही सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो यह होती है सामान्य विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो यह होती है साधारण विधेयक में। अगला क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, तो यह रखा जाता है दोनों सदनों में से संसद के एक पटल पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपकद यानी लैप्स हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपकद नहीं होगा, तो यह ऑप्शन बी होगा सही, यानी पहला गलत और ऑप्शन दूसरा सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो यह होता है अनुच्छेद 265। 58 नंबर है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है, तो यह होता है ऊपर में से कोई नहीं, मतलब CAG, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत किसी का नियंत्रण नहीं है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडिया निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अथोपाय द्वारा दिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है तो यह होता है भारत की संचित निधि में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है तो यह होता है भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? यह होता है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। बाकी देखिए वे ऋण जो भारत की सरकार ने चुकाने हैं तो ये है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश से देने वाले वेतन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते ये भी है। बस खाली यही नहीं है, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है तो यह होता है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है तो ये वही है प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं, भारत के सीएजी का भी है, लोकसभा अध्यक्ष के भी है, प्रधानमंत्री का नहीं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है तो यह होता है अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुरोध अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के बयानाधीन होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। कथन है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इसमें ये उत्तरदायी नहीं होते हैं। भारत की संसद प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। देखिए ये सही है, नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा कथन है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। देखिए ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन केवल 2 यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है तो यह होता है आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं तो यह कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो यह 110 में। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार को उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी या किसी राज्य के खातों के लेखों का लेखा परीक्षा, उपरोक्त सभी है, सभी आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है तो यह इसमें से अधिक है, जैसे कि टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना भी सही है, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण भी देना सही है। तो इस प्रकार ई ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है तो देखिए कर से संबंधित उपबंध है, उधार या ऋण लेने संबंधी उपबंध है, संचित निधि का आकस्मिकता की निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। इसमें सही नहीं बताना है कि कौन सा कथन गलत है।
तो देखिए इसमें हो जाएगा प्रत्येक धन एक वित्त विधेयक होता है, सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, ये भी सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये सही है, राज्यसभा में नहीं होता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, तो इसमें सही बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी बताया गया है पांचवा, तो इसमें देखिए पांचवा दिखाया जा रहा है, तो ये गलत बता रहा है कि 14 दिन तक रोक सकता है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ये सही है। इसके पहले से पूर्व अनुमति होती है, तो ये भी गलत हो जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, वित्त विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती है, तो ये गलत है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, पांचवा और छठा गलत है, ये वाला और ये वाला, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यही गलत है, सिर्फ लोकसभा में होता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो यह होता है लोकसभा में। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, ये गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता, ये गलत है। धन विधेयक लोकसभा में होता है, तो ऑप्शन डी सही है, लोकसभा में होता है। सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, याद कर लीजिए तो दोबारा गलत नहीं होगा कहीं पर भी। धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धन संपत्ति के मामले में, तो देखिए धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, देखिए यही कथन गलत है, लोकसभा में होती है, बाकी सब सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, तो ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों को इस साथ उसे रोक लोकसभा लौटा सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है, तो वही सही हो जाएगा। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यही सही है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित होता है? लोकसभा में। सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो लोकसभा में, ऑप्शन सी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कार्रवाई कोई नहीं की जाती, 14 दिन, ऑप्शन बी। अगर कोई धन विधेयक है तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन डी 14 दिन के लिए है, अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन। लोकसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा, तो सेम क्वेश्चन है 14 दिन। फिर निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु यह राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो यह होता है, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते पास कर दे, तो ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक इसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक है, भारतीय संचित निधि नहीं, बजट नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो देखिए ये बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, ये सही है। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति है, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के काम रखने के काम आती हैं? तो ये आती हैं, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, एक सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद भी भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ये भी सही है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखादान का प्रावधान, ये भी सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा
समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनर्वलोकन है, ये गलत है। फिर पांचवा है संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना, तो ये सही है, यानी 1, 2, 3, 5 ऑप्शन ए। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा, तो सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगा, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देना पड़ सकता है। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा कथन है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक ऐसा गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। देखिए IAS 2017 का क्वेश्चन है, इसमें दोनों कथन गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। अगला क्वेश्चन है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो यह करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा अनुदान बना है, तो यह बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी सही है। 100वां क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो यह होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं है होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है, तो देखिए यह अंतर है, अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा अवधि दोनों सम्मिलित होते हैं। ये सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएंगे। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो यह रखा जाता है अनुदान अनुरोध। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है, तो यह है बजट का प्रस्तुतिकरण सही है, बजट पर चर्चा सही है, विनियोग विधेयक को पारित करना सही है, वित्त विधेयक को पारित करना है और लेखा अनुदान नहीं है, तो इस प्रकार 4 गलत है। 1, 2, 3, 5 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, धन विधेयक पर, सभी सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो यह है कटौती प्रस्ताव से। देखिए यहाँ पर निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यान आकर्षण किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव है, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी पर कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, नीति निरनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। यही सांकेतिक है, 1 रुपये का लगा दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव होता है तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्ताव के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं बताना है। नीति निरनुमोदन प्रस्ताव, तो बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाना। मितव्ययिता प्रस्ताव क्या है, तो यह बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दिया जाना। सांकेतिक है, तो बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए, सही है। लेखानुदान, तो बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये गलत है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो यह किया है स्थगन प्रस्ताव को। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के
ऊपर नियंत्रण रखती है, तो यह रखती है स्थगन, प्रश्नकाल, अनुपूरक, यानी सभी हैं 1 2 3। नेक्स्ट है तारांकित प्रश्नों के विषय में से सही क्या है, तो देखिए इसमें सही बताना है। तो यह उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, सही है। उत्तर लिखित दिए, जो मौखिक दिए तो लिखित नहीं, तो दूसरा गलत है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सही है। पूरक प्रश्न नहीं, तो इस प्रकार 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 है ऑप्शन बी में। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो यह सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु है। कथन और कारण है, राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है, क्योंकि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो यह है ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक दिन अधिकतम कितने मामले में उठाए जा सकते हैं, तो यह होता है, इसमें देखिए संख्या का प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है अब, तो और 2015 में इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है ताकि अधिक सदस्य मुद्दे पर, तो देखिए इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होता, लेकिन अब 30 हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। तो याद रखिए 30 हो गए अब। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के क्या अर्थ है, देखो गिलोटिन बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें है योजना के जवाबदेही संसद के प्रति है, नहीं लोकसभा के है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के 17 दिन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो ये सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से उत्तर सही उत्तर चुने। तो देखिए इसमें बताना है संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, सही बात है, विधिक हो गया है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, 14 दिन के लिए रोक सकती है, तो दूसरा भी सही है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक से बढ़ाया गया, तो देखिए इसमें ये गलत है। फिर है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी सही नहीं है। तो इस प्रकार 1 और 2 हो जाएगा, परीक्षा को सही उत्तर बताना था, 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। देखते हैं यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है, तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 76 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए, अतः कथन 3 गलत है। संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि 300 क में बना दिया गया है। इस प्रकार ए भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का सचिवालय, तो यह होता है सरकार से स्वतंत्र है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक मतलब अलग सचिवालय का व्यवस्था है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिधित्व प्रतिबंधित है, तो संप्रभुता प्रतिबंधित बताना है, तो यह होता है भारत सरकार की शक्तियों से न्यायिक समीक्षा से होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है और परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। 119 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 13 मार्च 2002 को। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना यानी प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से के पश्चात के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया, तो यह थे विट्ठल भाई पटेल।
तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके किसी विषय पर प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमें आपके विचारों से बहुत खुशी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इसे देख सकें। आप हमारे वीडियो को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट पर हमें गर्व है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगेन थैंक्स।